हेलो एंड वेलकम माय टू चैनल लॉ ऑफिशियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, जो जुडिशरी प्रोस्पेक्टिव से प्लस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स कराए जाते हैं, चाहे नेशनल लेवल पे हो या फिर स्टेट लेवल पे हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ मीन यूनियन लिस्ट में कितने सारे सब्जेक्ट्स को इनोमरेट किए गए हैं, बताए गए हैं, हमें वो बताने हैं। सो ऑप्शन है 97 सब्जेक्ट्स या फिर 61 सब्जेक्ट्स, 73 या फिर 46 सब्जेक्ट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 97 सब्जेक्ट्स। और मैं बता दूं कि आर्टिकल 246 में डिफाइन है यूनियन लिस्ट, और ये हमें 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमको बताया गया है नंबर ऑफ द यूनियन लिस्ट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस पे अपने पावर को एक्सरसाइज करता है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड अपॉन द स्पिरिट ऑफ ऑप्शन ए फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी प्रीएम्बल या ऑप्शन डी फेडरल सिस्टम। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी प्रीएम्बल। और प्रीएम्बल के थ्रू जब भी कोई केस राइज होता है जो कि नेशन वाइड इम्पोर्टेंट होता है, उस केस में प्रीएम्बल में देखा जाता है, या प्रीएम्बल के थ्रू कई केसेस को भी डिसाइड किया जाता है। जैसे जो मोस्ट हिस्टोरिक केस है इंडिया का है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसमें कई सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी कि फंडामेंटल राइट को किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू चेंज नहीं किया जा सकता है। और इसमें इसी केस में डिस्कस किया गया था फंडामेंटल राइट्स को भी इसी केस में भी बताया गया था कि क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप अकॉर्डिंग टू प्रपोजल ऑफ, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करने के लिए कौन सी मिशन या कमेटी ने बताया था सेटअप करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ऑप्शंस आर क्रिप्स मिशन या फिर कैबिनेट मिशन या फिर माउंट बेटन प्लान या फिर राजगोपालचारी प्लान। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, कैबिनेट मिशन के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया था, जो कि 1946 में था। द फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडाप्टेड फ्रॉम, मतलब कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किस कंट्री से ली गई हैं, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अमेरिकन या फिर रशियन या फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो ली गई हैं रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो कि जैसे हम पहले USSR के नाम से जानते थे। टोटल हमारे 11 FDs हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, और ये आर्टिकल 51A में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डेल्ट विद द फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा है आर्टिकल 51A में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताए गए हैं। ये किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया था, USSR, जो कि अब जाना जाता है रशिया के नाम से। टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 11। इन इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज अ मोरल राइट, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट या फिर पर्सनल राइट। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है लीगल राइट। आल्दो पहले ये हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको रिमूव करके 44th अमेंडमेंट जो कि हुआ था 1978 में, उसको रिमूव करके ये हमारा लीगल राइट बनाया गया था। और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में बताया गया है। अमेंडमेंट 44 से इसे रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से टू लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ज्वेल व्हिच आर्टिकल इज रिफर्ड टू एज द ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 352, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 123 या फिर आर्टिकल 31। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, आर्टिकल 32, जिसे कहा जाता है ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये लाइन किसने बोली थी, ज्वेल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 32, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और 32 किसके बारे में बताता है, 32 बताता है रिट्स के बारे में। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करनी है तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू जाएंगे, बट अगर आपको हाई कोर्ट्स में फाइल करनी है तो आर्टिकल 226 के थ्रू जाएंगे। व्हिच ऑफ द रिट्स गिव्स द मीनिंग बी कमांड इन द लेटर। ऑप्शंस आर हैबियस कॉर्पस या फिर कोआरंटो या फिर प्रोविहेशंस या फिर मैंडमस। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मैंडमस। और ये जनरली तब इशू किया जाता है जब पब्लिक सर्वेंट कोई अपने किसी भी ड्यूटी को ओबे नहीं करता या रॉन्गफुली इंजॉय करता है, उस केस में
हायर अथॉरिटीज़ मैंडेमस इशू करती हैं टू पब्लिक सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not included in the fundamental right in the constitution of the India? So options are right to educate mean of livelihood, option B right to freedom, right against, option C right against exploitation, option D right to equality. So these are included in the fundamental rights, but right to educate mean of livelihood is not included in the fundamental rights. So the correct option would be option A, and ये बताया गया है DPSP में। Next question is the DPSP directive principle of the state policy has been adapted from the French Constitution, US Constitution, Irish या फिर Canadian Constitution। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया है DPSP। और आप इसको याद रखने के लिए निमोनिक्स याद कर सकते हैं। जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखेंगे तो इसमें ऑलमोस्ट 5 टाइम आई आया है, उसके वर्ड्स को यूज़ करके आप याद रख सकते हैं, आई फॉर आयरिश, और जो कहाँ से लिया गया है, आयरिश से लिया गया है DPSP। केशवानंद भारती केस इज एसोसिएटेड विथ फंडामेंटल राइट, स्टेट राइट, DPSP या आर्म्ड रेबेलियन। हमने इसको पहले भी स्लाइड में डिस्कस किया है और ये रिलेटेड है फंडामेंटल राइट से। सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय व्हिच अमेंडमेंट? 44, 21, 27 या 42? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था सोशलिस्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके साथ साथ ही 2 वर्ड और भी ऐड किए गए थे, एक था सेकुलर और दूसरा था इंटीग्रिटी, और ये हुआ था 1976 में। और अगर हम 44th अमेंडमेंट की बात करें तो ये हुआ था 1978 में, प्लस 42 अमेंडमेंट ऑफ 1976 को इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ रिजिड, फ्लेक्सिबल, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, नीदर रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल। देखिए रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइन किया जाता है उसके अमेंडमेंट प्रोसेस के थ्रू। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन को ईजिली अमेंड किया जा सकता है तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कहा जाएगा। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक लॉन्ग प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। बट इन केस ऑफ इंडिया इट फॉलोज द बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ द रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है, जिसमें हम कुछ पार्ट हैं जिनको हम इजीली अमेंड कर सकते हैं, कुछ पार्ट्स को अमेंड करने के लिए आपको एक लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको कंट्रीज़ किसी स्टेट को अल्टर करना है उस केस में रिजिड प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, बट अगर कोई एक्ट पास आउट करना है तो उस केस में फ्लेक्सिबल मेथड को अप्लाई किया जाएगा। द राइट टू फ्रीडम इज़ गारंटीड इन विच आर्टिकल? राइट टू फ्रीडम इज़ guaranteed in Article 19, which is also called cluster of 6 rights. Directive principle of a state is justiciable, non-justiciable, mandatory, या फिर none of these. So the correct option would be B, non-justiciable. देखिए जस्टिसेबल का मीनिंग क्या होता है? देखिए जस्टिसेबल मीनिंग होता है, मान लीजिए जिससे आप कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हैं या जिसके अगेंस्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। जैसे जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो नॉन जस्टिसेबल है। मीन अगर कोई स्टेट जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि स्टेट को इन चीज़ों को सिटीजन्स के लिए करना चाहिए, बट अगर उन चीज़ों को अगर स्टेट नहीं करती है तो उसके खिलाफ में कोई सूट नहीं फाइल कर सकता है कोर्ट में। सो जो मीनिंग है इसका जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल मीन उसको कोर्ट में प्रोसीड नहीं किया जा सकता है। द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय व्हिच अमेंडमेंट? हमने ये लास्ट स्लाइड्स में भी देखा था, ये वो आंसर होगा 742, जो कि हुआ था 1976 में, और इसको कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ सेक्युलरिज्म के साथ 2 वर्ड और ही जो थे, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। Right to property is included in Article 32, 1940
या 31। सो इसमें जो ऑप्शन होगा वो कोई नहीं है, ये बल्कि होना चाहिए था 300A। सो राइट टू प्रॉपर्टी जो इंक्लूड किया गया है वो है 300A, और ये किस अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट्स से हटा के लीगल राइट बनाया गया था, 44th अमेंडमेंट, और ये हुआ था ईयर 1978 में। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स बाय व्हिच अमेंडमेंट? सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, जो हमने अभी तुरंत ही डिस्कस किए हैं। पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, मतलब पार्ट 4A में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में बताया गया है? डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर फंडामेंटल राइट्स, या फिर फंडामेंटल ड्यूटी, या फिर सिटीजनशिप। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने किस कंट्री से अडॉप्ट किया था? USSR, जो कि रसिया के नाम से जाना जाता है, और आर्टिकल 51A में ये बताया गया है। द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड, फ्लेक्सिबल, पार्शली रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, या फिर नन ऑफ दीज। हमने ये प्रीवियस स्लाइड्स में भी डिस्कस किया है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। द विलेज पंचायत इज ऑर्गेनाइज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 37, 39, 20, 38 या फिर 40? सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल 40 के थ्रू विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये आर्टिकल 40 में भी बताया गया है। among the following which agency conduct the election of the local bodies? So options are National Election Commission, State Election Commission, या फिर local bodies themselves, या फिर the government। देखिए, जो नेशनल लेवल के जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो जाहिर सी बात है नेशनल इलेक्शन कमीशन कराएगा, और जो लोकल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं वो कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन। द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, या फिर गवर्नर? सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, प्राइम मिनिस्टर इज अ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन। देखिए, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये सिमिलर टू है नीति आयोग, जो कि प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके लाया गया था। इसको भी गवर्नमेंट ने रिमूव करने, एबॉलिश करने के लिए सोचा था, बट अभी ये एबॉलिश नहीं किया गया है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ बनाती हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन? प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या फिर प्राइम मिनिस्टर, या फिर वाइस प्रेसिडेंट? देखिए, जितने भी कमीशंस बताए गए हैं, मैक्सिमम कमीशंस में जो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट्स होता है वो प्रेसिडेंट ही करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, प्रेसिडेंट। द मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट इन इंडिया इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ, काउंसिल ऑफ द स्टेट मीन यहाँ पे बात कर रहा है राज्यसभा की, राज्यसभा, और ये अपर हाउस इसे भी कहा जाता है, अपर हाउस, और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। यहाँ पे जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो 6 ईयर के लिए होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट डैश लोकसभा, डिसॉल्व, प्रोग, एडजर्न, या समन? समन मीन कॉल करना, और डिसॉल्व मीन टू पुट टू एंड, एंड प्रोग मीन टू सस्पेंड for an uncertain period, and adjourn mean also suspension, but for a limited period of time. So here the president cannot do Lok Sabha is adjourn. He cannot adjourn the Lok Sabha because the duration of an ordinance issued by the president of India is 6 months, 1 year, 6 weeks from the date of the assembly of the parliament. So ऑर्डिनेंस जिस दिन से इशू होता है फ्रॉम द डेट ऑफ द असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब 6 वीक्स के लिए होता है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। ऑल द स्पीचेस मेड इन द हाउस ऑफ द पीपल मीन लोकसभा, मीन लोअर हाउस, लोकसभा, आर एड्रेस टू प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, द स्पीकर, या फिर रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स? देखिए, जितने भी स्पीचेस लोकसभा में होती हैं वो सारे एड्रेस करते हैं हम स्पीकर को और जो मैन को। हु प्रोमिगलेट
ऑर्डिनेंस इन दी स्टेट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर या फिर चीफ जस्टिस। सो स्टेट में नेशनल पे जो ऑर्डिनेंस है वो नेशनल लेवल पे जो ऑर्डिनेंस है वो प्रोमगलेट करता है प्रेसिडेंट, बट स्टेट पे प्रोमगलेट करने वाला है गवर्नर जो ऑर्डिनेंस को प्रोमगलेट करता है। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो दोनों हाउसेस को बुला के उनकी जॉइंट सेटिंग करा सकता है। द अमेंडमेंट पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल 52, 360 या 368 या फिर 395, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 368, जिसमें बताया गया कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे। अगर कोई द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट हियर मीन राज्यसभा, अपर हाउस राज्यसभा, एंड हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या फिर वाइस प्रेसिडेंट या फिर डिप्टी चेयरमैन। सो द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन इज अ वाइस प्रेसिडेंट। बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट्स acquires the chairmanship of the council of the state. In India, the council of state is responsible to the people, the state या local government या फिर none of these. So the council of state is responsible to the state. और काउंसिल ऑफ स्टेट की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात किया जाए तो ये कलेक्टिवली तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को, बट इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को। द नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस नॉमिनेटेड टू हाउस ऑफ द पीपल्स इज़ 4, 3, 2, 1। देखिए हाउस ऑफ द पीपल मीन यहाँ पे बात कर रहा है लोकसभा की। सो हाउस ऑफ पीपल जो हमारा लोअर हाउस है उसमें जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो 2 मेंबर्स होते हैं, और टोटल जो मेंबर्स होते हैं 545 होते हैं, प्लस जो हमारा अपर हाउस है उसमें जो मेंबर होते हैं 245 होते हैं, और इसमें से जो करंटली इलेक्ट होके आते हैं वो 543 होते हैं, और यहाँ पे होते हैं 238 इतने इलेक्ट होते हैं, और इसमें राज्यसभा में नॉमिनेट होने वाले जो मेंबर होते हैं वो 12 होते हैं, तब हमारा कंप्लीट होता है 245। द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर टू द काउंसिल ऑफ द स्टेट इज़, काउंसिल ऑफ द स्टेट मीन इट आस्किंग अबाउट द राज्यसभा। सो वहाँ पे नॉमिनेट होने वाले मेंबर होते हैं टोटल 12 नॉमिनेट करके उनको राज्यसभा में एंट्री मिलती है, और रेस्ट ऑफ पीपल्स वो इलेक्ट होते हैं, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है। और द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर टू द हाउस ऑफ द पीपल, द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर टू द हाउस ऑफ द पीपल, here it is asking about elected member not nominated members. so elected members होते हैं 352, उसमें से जब 2 नॉमिनेट होके आते हैं तो हमारा जो टोटल होता है वो बन जाता है 545। जो हमारे टोटल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं लोकसभा में, हाउस ऑफ द पीपल में लोकसभा।